देखो लास्ट टाइम आपने क्या देखा था कि क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एक एग्जांपल लिया था और ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन स्टार्ट कर दिया था। आज हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के रूल्स देखने वाले हैं। टोटल हमारे पास 10 रूल है, तो एक एक करके स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले तो रूल नंबर वन क्या है? अच्छा, ये ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन हम लोग क्यों यूज करते हैं? अगर आपकी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है तो उसको हम लोग को एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन यूज करते हैं। तो जब कोई भी रूल अगर आप अप्लाई करते हैं तो एक ही चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो भी आपका सिस्टम का आउटपुट है या फिर जो भी फीडबैक है सिस्टम का, वो आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बस सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के टोटल 10 रूल है। कौन कौन से 10 रूल हैं? देखो रूल नंबर वन क्या है? ब्लॉक्स इन सीरीज और कास्केडेड। फिर दूसरा रूल है ब्लॉक इन पैरेलल। तीसरा रूल है एलिमिनेट फीडबैक लूप। चौथा रूल है एसोसिएटिव लॉ फॉर समिंग पॉइंट। पांचवा रूल है शिफ्टिंग अ समिंग पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक। छठा रूल है हमारा शिफ्टिंग अ समिंग पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक। सातवां रूल है शिफ्टिंग अ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक। आठवां रूल है शिफ्टिंग अ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक। नौवां रूल है हमारा शिफ्टिंग अ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर समिंग पॉइंट। और 10वां रूल है हमारा शिफ्टिंग अ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर अ समिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैंने 10 रूल बताए, हम लोग एक 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 करके हम ये सारे 10 रूल्स पढ़ने वाले हैं। एक चीज आपको यहाँ पे नोट करने की है कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, हम जो जी ऑफ एस लिखते थे उसको हम लोग जी लिखेंगे, और जो एच ऑफ एस लिखते थे उसको हम लोग एच लिखेंगे। ठीक है, तो आ जाओ हम लोग एक एक करके ये रूल को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे रूल नंबर वन मैंने क्या कहा आपको? ब्लॉक्स इन सीरीज और पैरेलल, या फिर कास्केडेड बोल सकते हैं आप इसे, कास्केड। ठीक है, तो कोई भी फाइनाइट ब्लॉक्स अगर आपके सीरीज में कनेक्टेड है तो हम लोग उसे एल्जेब्रिकली मल्टीप्लिकेशन करके एक सिंगल गेन कंसिडर कर सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे आपका यहाँ पे इनपुट है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आर एस है, ये एक ब्लॉक है, और यहाँ पे आपका दूसरा ब्लॉक है। इसका गेन आपका G1 है, इसका गेन आपका G2 है, और यहाँ से आपको आउटपुट मिल रहा है CS। ओके, तो देखो, इसको, ये हमारा ब्लॉक जो है वो दोनों सीरीज में है। सीरीज में है तो इसको एक सिंप्लीफाई करके एक ब्लॉक बना सकते हैं हम। यहाँ पे आपका आउटपुट होगा और यहाँ से आपका इनपुट होगा, सॉरी, यहाँ से आपका इनपुट होगा और यहाँ से आपका आउटपुट होगा। और ये जो ब्लॉक्स है आपके सीरीज में, इसमें हम लोग G1 G2, ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये जो यहाँ पे अगर मैं इसको फिगर नंबर कुछ दे देता हूँ, जैसे ए मान लेता हूँ, फिगर ए। तो फिगर ए में हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट, एज अ सर्किट में हम इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा। यहाँ से अगर ये ब्लॉक देखोगे आप, तो यहाँ से आउटपुट आपको क्या मिलेगा? सी एस इज इक्वल टू G1 G2 RS, यही मिलना चाहिए आपको आउटपुट में। और यहाँ से देखिए, ये वाली फिगर में देखिए, यहाँ से गया आपका इनपुट और G1, तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका? यहाँ से आएगा आपका G1 RS, और G1 RS आपका यहाँ इस ब्लॉक में गया। इस ब्लॉक के आउटपुट में आपको क्या मिलने वाला है? G1 G2 RS, यही चीज आपको मिलने वाली है। तो ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आपके ब्लॉक्स सीरीज में हो तो उसके गेन्स का हमें क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है, एल्जेब्रिकली मल्टीप्लीकेशन होगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे यहाँ पे ये आपका फर्स्ट रूल था। अब अगर मान लो कि आपका कोई समिंग पॉइंट है या फिर कोई टेक ऑफ पॉइंट है। समिंग पॉइंट को हम लोग सिंबल में ऐसे करते हैं
और टेक ऑफ पॉइंट आपका ये होता है। ठीक है, तो अगर आपका कोई समिंग पॉइंट है या फिर टेक ऑफ पॉइंट है किसी भी ब्लॉक के बीच में, तो ब्लॉक आपके कभी भी सीरीज में नहीं कहलाए जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे एक ब्लॉक आपका यहाँ पे है, मान लो जीवन है, ये आपका आर है इनपुट, इसके बीच में आपका एक समिंग पॉइंट आ रहा है, देन वापिस यहाँ पे आपका एक ब्लॉक है जिसका G2 है और यहाँ से आपका आउटपुट है। तो ये जो समिंग ये दोनों ब्लॉक्स हैं, ये दोनों ब्लॉक्स कभी भी सीरीज में नहीं कहलाए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सीरीज वाला रूल कब अप्लाई होगा, जब बीच में कोई आपका टेक ऑफ पॉइंट या समिंग पॉइंट ना हो, तब तभी वो दो ब्लॉक आपके सीरीज में कहलाए जाएंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, नाउ दूसरा रूल, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 मैंने क्या कहा था, ब्लॉक्स इन पैरेलल। वो ब्लॉक्स इन सीरीज था, ये ब्लॉक्स इन पैरेलल है। तो अगर आपके ब्लॉक्स पैरेलली कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो उसे हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका ब्लॉक आपके कुछ ऐसे कनेक्टेड है, ये आपको दे रखा है, ये पॉइंट समिंग पॉइंट या फिर आपका टेक ऑफ पॉइंट नहीं है, ये ध्यान रखना। ओके, ये आपका इनपुट है, अच्छी तरह लिख देता हूं, यहाँ पे आपका G1 है, यहाँ पे आपका G2 है और यहाँ पे आपका G3 है। तो आपको एक आउटपुट मिल रहा है जिसको हम लोग समिंग पॉइंट पे सम कर रहे हैं और यहाँ से आपको आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे, ये अगर नेगेटिव फीडबैक है, सॉरी नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है और ये भी आपको पॉजिटिव दे रहा है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पैरेलल में समिंग पॉइंट पे जब भी आप दो ब्लॉक को एल्जेब्रिकली सम कर रहे हो या फिर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो या फिर आप उसका माइनस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको उसकी जो ये सिंबल है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे अगर आउटपुट की मैं बात करूं तो आउटपुट कैसे मिलेगा, CS इज इक्वल टू आपको आउटपुट कैसे मिलने वाला है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ इस पॉइंट पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, RSG1। तो यहाँ पे मैं RSG1 लिखूंगा और ये प्लस है इसीलिए मैंने इसको प्लस सिंबल दिया है। देन यहाँ से आपको क्या आउटपुट मिलेगा, RSG2। तो यहाँ से भी मैं प्लस है यहाँ पे सिंबल समिंग पॉइंट पे, इसीलिए मैं आगे प्लस लिख रहा हूं, जैसे RSG2। और यहाँ से ये तीसरे ब्लॉक में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, RSG3। लेकिन ये समिंग पॉइंट में जा रहा है विद द नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन लिखूंगा और देन यहाँ पे लिखूंगा RSG3। तो मेरा आउटपुट क्या मुझे मिलेगा, जैसे मैं यहाँ पे RS कॉमन निकाल लेता हूँ, तो G1 प्लस G2 माइनस G3 RS। तो यहाँ पे ये जो समिंग पॉइंट पे ये सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स आपको ध्यान रखने हैं, जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये आप सिंबल को कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये जो हमारे पैरेलल में थे ब्लॉक्स, ये पैरेलल में के ब्लॉक्स को, ये हमारा आउटपुट आया, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं उसके इक्विवेलेंट सिंगल ब्लॉक से। कैसे, सिंगल ब्लॉक कैसा होगा, एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा और यहाँ पे उसका गेन होगा। जैसे ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, और गेन क्या होगा आपका, G1 प्लस G2 माइनस G3, ये उसका गेन होगा। ओके, तो जैसे मैं इसको फिगर बी दे देता हूँ नाम, फिगर ए में ये एक नंबर फिगर है, दूसरी, देन बी में ये एक और ये दो। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिगर
एक को रिप्लेस करके हम फिगर बी का 2 जो है ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये वाला जो रूल है, ये भी रूल आपका कब अप्लाई नहीं हो सकता, जब आपका टेक ऑफ पॉइंट दो ब्लॉक्स के बीच में हो। कैसे, देखो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मान लो कि आपका ये इनपुट है, आर एस एग्जाम्पल है, एक आपको यहाँ पे ब्लॉक दे रखा है और एक यहाँ पे ब्लॉक है आपका, और देन यहाँ पे आपका एक समिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपका एक टेक ऑफ पॉइंट है जहां से फीडबैक लिया जा रहा है। ये फीडबैक आपका जा रहा है आर ऑफ एस में, कहीं पे भी जा रहा है, जैसे आर एस में जा रहा है। ओके, तो ये जो टेक ऑफ पॉइंट है, अगर ये दो ब्लॉक के बीच में आ गया तो ये जो दो ब्लॉक हैं ये वाले आपके पैरेलल में नहीं कहलाए जाएंगे। आप वहां पे पैरेलल वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, ये वाला रूल पैरेलल कब आप बना सकते हैं, जब ये टेक ऑफ पॉइंट आप समिंग पॉइंट के बाद में शिफ्ट कर देंगे, तब आप इस ब्लॉक को पैरेलल ब्लॉक कह सकते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ थर्ड रूल, रूल नंबर 3। तो देखो रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 है एलिमिनेट फीडबैक लूप। फीडबैक लूप को एलिमिनेट करना। ओके, तो जैसे हमने कल वाले लेक्चर में देखा था कि फीडबैक लूप का एक कॉमन आपको ट्रांसफर फंक्शन मिलता है। क्या मिलता है कॉमन ट्रांसफर फंक्शन, ये कुछ ऐसा ट्रांसफर फंक्शन मिलता है आपको, यहीं पे लिख देता हूं। कॉमन ट्रांसफर फंक्शन आपको मिलता है जीएस डिवाइडेड बाय 1 प्लस और माइनस जीएस एच एस। ये आपको एक कॉमन ट्रांसफर फंक्शन मिलता है किसी भी एक सिंपल फीडबैक लूप का। सिंपल फीडबैक लूप आपकी कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, देखो ये हमने कल देखा था। ऐसी एक सिंपल फीडबैक लूप मिलेगी तो उसका हमें ट्रांसफर फंक्शन क्या मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा। अब नेगेटिव फीडबैक के लिए हमें ट्रांसफर फंक्शन क्या मिलेगा, ये नेगेटिव फीडबैक के लिए हम यहाँ पे प्लस लिख देंगे सिंपल, और पॉजिटिव फीडबैक के लिए हम लोग यहाँ पे माइनस लिख देंगे। ये हमने कल देख लिया था। ओके, नाउ फीडबैक लूप को हमें एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे ये तो एक सिंपल फीडबैक लूप है। अब मान लेते हैं कि हमें कुछ ऐसा दे रखा है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जैसे जी है, तो जी की जगह G1 G2 दे रखा है। ये एच है। ओके, ये ऐसा कुछ आपको यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे आपको नेगेटिव फीडबैक दे रखा है, और ये है प्लस। ओके, और ये है आपका सी एस आउटपुट। तो देखो, सबसे पहले ये फीडबैक लूप को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये जो दो ब्लॉक्स हैं ये आपके सीरीज में है। अगर आपके दो ब्लॉक सीरीज में रहते हैं तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, हमने अभी देखा रूल नंबर 1 में। रूल नंबर 1 में क्या था, G1 G2 अगर सीरीज में होते हैं तो आपको क्या मिलेगा, G1 G2 का हम लोग क्या करेंगे, गेन का मल्टीप्लीकेशन करेंगे एल्जेब्रिकली। तो G1 G2 को हम लोग एक सिंगल ब्लॉक बना देंगे। तो आफ्टर ये दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा कैसी फिगर बनेगी, आर एस G1 G2, और यहां से हमारा आउटपुट मिलेगा सी एस
और ये क्या है, H है। अच्छा, एक चीज आपको मैं बता दूं, ये जो समिंग पॉइंट है आपको बताना बहुत जरूरी है, ताकि पता चले कि हाँ ये आपका समिंग पॉइंट है। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है। ओके, अब मैंने ये फिगर इसी के नीचे क्यों बनाई, ये वाली फिगर के नीचे ही ये फिगर क्यों बनाई, ताकि हम लोग कंपेयर कर सके। देखो यहाँ पे G था, इसकी जगह यहाँ पे अब G1 G2 है, सिंपल। तो जहां पे भी इसका जो हम लोग को ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जहां पे G है वहां पे G1 G2 रख देंगे, सिंपल। ओके, तो ऐसे एलिमिनेट हो सकते हैं हमारी। तो ट्रांसफर फंक्शन इसका कैसे मिलेगा, देखो ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे सी एस आर एस, जहां पे जी एस है वहां पे हम लोग G1 G2 रख देंगे। तो G1 G2 डिवाइडेड बाय 1। अब ये नेगेटिव फीडबैक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है यानी नेगेटिव फीडबैक है, और नेगेटिव फीडबैक होता है तो सिंबल बीच में प्लस आता है। और यहाँ पे जीएस है तो उसकी जगह G1 G2 और H। ओके, तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक अब पैरेलल में कनेक्टेड है, और उसको हम लोग ने सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आया। तो हम लोग ये जो सिस्टम है उसको एक सिंगल ब्लॉक पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, ऐसे। ये आपका इनपुट है RS, ये आपका आउटपुट है CS, और यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन आएगा G1 G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 G2 H। ओके, तो ये हो गया हमारी फीडबैक लूप थी उसका एलिमिनेशन। देखिए यहाँ पे जो लास्ट फिगर है आपकी, जैसे मैं इसको फिगर C दे देता हूं, फिगर C, ये उसकी नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। तो फिगर C की जो नंबर 4 है, उस फिगर में आपकी फीडबैक लूप नहीं है, एक सिंपल इनपुट है, एक आउटपुट है और बीच में एक ब्लॉक है। ओके, तो इस तरीके से फीडबैक लूप को एलिमिनेट किया जाता है। रूल नंबर 4, हमारा रूल नंबर 4 क्या था, रूल नंबर 4 था हमारा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ फॉर समिंग पॉइंट। अब एसोसिएटिव लॉ फॉर समिंग पॉइंट, तो जैसे आप समिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है उसको आप चेंज कर सकते हैं, कब, जब आपको दो से ज्यादा, दो या फिर दो से ज्यादा आपको समिंग पॉइंट सीरीज में दे रखे हो, तो उसी को हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ आपको लगाना है एक समिंग पॉइंट में, तो अगर आपके दो या दो से ज्यादा समिंग पॉइंट सीरीज में है तो आप उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे RS लेता हूँ, एक मैंने समिंग पॉइंट लिया, देन यहाँ से मैंने दूसरा समिंग पॉइंट लिया, देन यहाँ से मुझे आउटपुट मिला। ठीक, और जैसे मैंने यहाँ पे फीडबैक ली, मान लीजिए ये मैंने लिया B1, देन यहाँ पे मैंने लिया B2, यहाँ पे मेरा प्लस है, और यहाँ से मेरा ये जो आउटपुट है Y है, और ये प्लस जा रहा है। ओके, तो इसको मैं कैसे एसोसिएटिव लॉ कैसे लिख सकता हूँ, जैसे B2 है, B2 की जगह मैं B1 लिख सकता हूँ और B1 की जगह मैं B2 लिख सकता हूँ। कैसे, ऐसे देखो, B2 ये Y रहेगा, ओके, और ये B1। तो दो मुझे आंसर मिलेगा आउटपुट में, वो दोनों दोनों सिचुएशन में सेम मिलेगा। जैसे मैं इसको नाम देता हूं
और क्या नाम दूं, देखो मैंने पहले क्या नाम दिया था, सी, फिगर डी दे देता हूँ, फिगर डी, उसकी ये नंबर 1 और ये नंबर 2। तो देखो फिगर डी के 1 में आंसर मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, देखो तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे मिल रहा है y, तो y का क्या मिलेगा, फॉर फिगर डी 1 y इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, y इज इक्वल टू मुझे ये मिलेगा आर एस प्लस है और ये बी वन माइनस है तो माइनस बी वन, और यहाँ पे आगे जाऊंगा तो मुझे सी एस मिलेगा, तो सी एस आउटपुट में मुझे सी एस में क्या मिलेगा, y माइनस बी टू, और y इज इक्वल टू क्या है हमारा, आर एस माइनस बी वन माइनस बी टू। ओके, और फिगर 1 को मैंने कंसिडर किया, अब फिगर 2 को कंसिडर करता हूँ, और फिगर डी टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे पहले y मिलेगा, y क्या मिलेगा, y मुझे मिलेगा आर एस प्लस और ये माइनस बी टू, आर एस माइनस बी टू, देन मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, सी एस, सी एस मिलेगा मुझे y माइनस बी वन, y माइनस बी वन, तो y इज इक्वल टू क्या है, आर एस माइनस बी टू और माइनस बी वन। तो ये देखिए, ये ये देखिए और ये वाला आउटपुट देखिए, दोनों सेम है, इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी समिंग पॉइंट के लिए, दो या दो से ज्यादा समिंग पॉइंट हो तो आप एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ओके लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एसोसिएटिव लॉ तभी एप्लीकेबल है जब समिंग पॉइंट एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एसोसिएटिव लॉ फॉर समिंग पॉइंट is applicable only to summing point which are directly connected to each other। एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, जैसा यहाँ पे फिगर में बताया है वैसे, तभी आप एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके सॉरी, देखो यहाँ पे आपको कुछ नोट्स हैं, तो नोट्स कैसे लिखनी है, तो देखो नोट 1 आप लोग लिख लो, नोट 1, आप एक कोई एक समिंग पॉइंट को दो अलग अलग समिंग पॉइंट में स्प्लिट कर सकते हो, कैसे, देखो बाय कोरोलरी वन कैन स्प्लिट समिंग पॉइंट टू टू समिंग पॉइंट। कैसे, देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ एग्जांपल है, एक आपको समिंग पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आपका एक इनपुट आ रहा है और यहाँ से आपका फीडबैक है, यहाँ पर टेक ऑफ पॉइंट है और यहाँ से आपका फीडबैक है एच। तो ये भी प्लस है और नेगेटिव फीडबैक है यहाँ पे। ओके, तो ये एक समिंग पॉइंट है, तो इस एक समिंग पॉइंट को हम लोग दो समिंग पॉइंट में स्प्लिट कर सकते हैं।
कैसे? कुछ ऐसे बनेगा, देखो फिगर कुछ ऐसे बनेगी। अब ये मैंने एक समिंग पॉइंट और ये मेरा दूसरा समिंग पॉइंट मैंने दो में स्प्लिट कर दिया और बाकी का सेम रहने दिया। आपको ये जो स्प्लिट किया मैंने, आपको एक चीज ध्यान रखनी है इसमें, इसके जो सिंबल्स है ना, ये सिंबल्स आपके चेंज नहीं होने चाहिए। मीन्स जैसे आर एस के साथ प्लस है तो यहाँ पे आपका प्लस ही रहना चाहिए। बी के साथ आपका प्लस है तो बी के साथ आपका प्लस ही रहना चाहिए। जैसे मैंने आर एस है और बी को मैंने यहाँ पे अलग कर दिया, ये मेरा बी है तो यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस ही होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने यहाँ पे चेंज कर दिया तो आपका जो भी एग्जाम्पल अगर आप गिनेंगे आगे तो वो गलत हो जाएगा। ओके, और जैसे ये नेगेटिव फीडबैक है तो नेगेटिव ही फीडबैक ही रहना चाहिए। अब आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये देख रहे हैं आप? बी में यही दे देता हूँ क्योंकि मुझे आगे काम है, इसलिए ये मैंने बी दे दिया है। ठीक है, एक समिंग पॉइंट को मैंने दो समिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हैं आप? ये वाला क्या है? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या था? एलिमिनेशन ऑफ फीडबैक। तो एलिमिनेशन ऑफ फीडबैक का यूज करेंगे हम लोग तो हमें क्या मिलेगा? ये कॉमन एक सिंपल है तो g/1 प्लस जी एच ऐसा मिलेगा। तो यहाँ से फीडबैक कैसे, यहाँ पे हमारी कैसा बनेगा फिगर? अब आर एस g/1 प्लस जी एच और यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा सी एस। और जैसे ये प्लस था और यहाँ से बी था, ये भी हमारा प्लस था। ओके, तो ऐसे हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। तो हमने क्या किया, एक समिंग पॉइंट को हमने दो समिंग पॉइंट में स्प्लिट किया, अलग अलग किया। दो स्प्लिट करके हमने यहाँ पे रूल नंबर 3 अप्लाई किया। रूल नंबर 3 अप्लाई करके हमने उसका गेन यानी कि ट्रांसफर फंक्शन हमने फाइंड आउट किया। सिंपल था, हमने जो फीडबैक लूप थी उसको एलिमिनेट किया। इन शॉर्ट में फीडबैक लूप को एलिमिनेट किया हमने। ये थी नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 क्या है? अगर आपके दो समिंग पॉइंट डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो, मतलब मान लो कि दो समिंग पॉइंट के बीच में आपका एक कोई ब्लॉक हो, तो आप ये जो रूल है एसोसिएटिव रूल, ये आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे देखो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, नोट 2 इफ टू समिंग पॉइंट are not directly connected to each other means there is some blocks between them, तो आप ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे देखो ये आपको बता देता हूँ, जैसे ये आर एस है, ये आपको एक समिंग पॉइंट दे रखा है और यहाँ से एक दूसरा है, जैसे R1S है और ये आपका R2S है, ये प्लस है ये भी प्लस है। यहाँ पे आपका एक ब्लॉक है, मान लीजिए G1, और यहाँ पे आपका दूसरा समिंग पॉइंट है और यहाँ पे आपका जैसे R3 है को दे रखा है S, तो यहाँ और आपको यहाँ से आउटपुट मिल रहा है C1S। ओके, ये एक समिंग पॉइंट है, ये दूसरा समिंग पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, अगर हम लोग ये केस में, अगर हम लोग इस केस में समिंग पॉइंट्स को इंटरचेंज करने की कोशिश करते हैं तो आउटपुट भी हमारा एल्जेब्रिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा R1 और प्लस R2 और ये जाएगा G1 के साथ। ओके, तो R1 प्लस R2 इंटू G1, तो ये यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा आपको, R1 प्लस R2
इंटू G1, ये आउटपुट मिलेगा। और यहाँ से जैसे प्लस है तो आपको C1S क्या मिलेगा, सिंपल C1S आपको कुछ ऐसा मिलेगा, R1 प्लस R2 G1 और प्लस R3, आपको ऐसा मिलेगा आउटपुट। अब जैसे मान लो कि हम लोग इसे इंटरचेंज कर देते हैं, R3 ये समिंग पॉइंट को इधर ले जाते हैं, R3S को R2S बना देते हैं और R2S को R3S बना देते हैं। ऐसा करेंगे तो हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा। कैसे? ये R1 है, R1S है, ये एक समिंग पॉइंट था, यहाँ पे आपका R2S था, उसकी जगह हम लोग R3S ले आए। यहाँ पे एक ब्लॉक है आपका जैसे G1 था और यहाँ पे आपका ब्लॉक है, समिंग पॉइंट दूसरा है और यहाँ पे हम लोग ने R2S ले आए और यहाँ से आपका CS मिल रहा है। ओके, ये आपका पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और यहाँ पे जो गेन आ रहा है वो भी आपका पॉजिटिव में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आउटपुट कैसे मिलेगा, देखो R1 और R3, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, R1 प्लस R3, R1 प्लस R3 इंटू G1 आपको यहाँ पे मिलेगा, R1 प्लस R3 इंटू G1 और यहाँ पे CS क्या मिलेगा आपको, CS आपको ऐसा मिलेगा R1 प्लस R3 इंटू G1 प्लस R2। तो ये वाला इक्वेशन देखो और ये वाला इक्वेशन देखो, दोनों अलग अलग है। तो इससे क्या साबित होता है कि जब भी आपके दो ब्लॉक के बीच, दो समिंग पॉइंट के बीच में अगर कोई ब्लॉक आ जाता है तो आप इंटरचेंज यानी एसोसिएटिव लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, नाउ